हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करेंगे। 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है और ये एक टारगेट है जो पीएम मोदी ने सेट किया है, जो इंडियन इकोनॉमी अचीव करना चाहती है बाय द ईयर 2024 टू 25। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी है क्या और इसको अचीव हम कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली 2019 में पीएम मोदी अनाउंस करते हैं कि वी विल मेक इंडिया अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024 टू 25। सो बेसिकली जो इंडिया का जीडीपी है वो हम $5 ट्रिलियन तक लेकर जाएंगे। दैट इज द गोल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सो करेंटली अगर हम बात करें तो इंडिया का जीडीपी इज क्लोज टू $3.05 ट्रिलियन। सो बेसिकली इस अमाउंट तक जाना जीडीपी की टर्म्स में, सो बेसिकली हम जीडीपी को इतना बढ़ाना चाहते हैं बाय दिस ईयर 2024 टू 25 तक हम जीडीपी को इतना बढ़ाना चाहते हैं। तो पीएम मोदी ने बहुत ही एम्बिशियस टारगेट एक सेट किया था। तो क्या हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं? सो बेसिकली पहले तो क्या था कि हमारे पास कुछ पैरामीटर्स थे कि अगर हम ये चीज अचीव कर ले, ये चीज अचीव कर ले, तो हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। बट ड्यू टू कोरोना वायरस जो चीजें हैं वो थोड़ी बदल गई हैं। सो नाउ लेट्स सी कि ये टारगेट अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या गोल सेट करे थे ये टारगेट अचीव करने के लिए। सो बेसिकली उस टाइम हमने ये बोला था कि अगर इंडिया 8 to 9% ग्रोथ रेट एनुअली अचीव करती है, हर साल इतने रेट पे इकोनॉमी ग्रो करती है, तो हम ये टारगेट जो है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वो इजिली अचीव कर सकते हैं। तो अब प्रेजेंटली इंडिया की ग्रोथ रेट क्या है? अगर हम 2020 टू 21 की बात करें तो इंडिया की ग्रोथ रेट स्टैंड्स एट 8.3%। सो ऑल्दो ये ग्रोथ रेट हमारे टारगेट में दिख रही है, बट जैसा कि हम जानते हैं लास्ट ईयर ग्रोथ रेट नेगेटिव में गई थी। तो ये ग्रोथ रेट जो है ये ज्यादा इसलिए दिख रही है ड्यू टू द बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट क्या होता है? क्योंकि लास्ट ईयर का जीडीपी नेगेटिव में चला गया था, मतलब कि लास्ट ईयर का जीडीपी फॉल हो गया था। तो अगर थोड़ा सा भी वो बढ़ेगा तो ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा दिखेगी यहाँ पर एक्चुअल में इंडियन इकोनॉमी अगर हम इस बेस रेट को निकाल दें तो ग्रोथ रेट जो है इतनी नहीं है। सो यानी कि हम इस जो टारगेट है 8 to 9% से थोड़ा सा दूर चले गए हैं ड्यू टू द कोरोना वायरस। देन आपका जो इन्वेस्टमेंट रेट है दैट हैज टू बी इंक्रीज फ्रॉम 29 to 36% ऑफ द जीडीपी। अभी भी हम देखें तो अभी स्टिल हमारा जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो 29% के क्लोज ही है। तो अभी वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ने जरूरी है। तो बेसिकली जब एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज एक कंट्री का बढ़ता है, हमारा जीडीपी भी बढ़ता है। सो एक इकोनॉमी में स्टेबिलिटी भी आती है। तो ये टारगेट अचीव करने के लिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक्सपोर्ट्स बढ़ने भी जरूरी है। देन आपका फिस्कल डेफिसिट बैलेंस में होना चाहिए। सो लेट्स सी फिस्कल डेफिसिट की अभी क्या सिचुएशन है। फिस्कल डेफिसिट लाइज एट 9.3% और हमारा जो टारगेट था फिस्कल डेफिसिट का दैट वाज 3.5% इन 2020 टू 21। सो बेसिकली जो 20 टू 21 का टारगेट है उससे भी हम काफी दूर चले गए हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो 2024-25 टारगेट से तो हम बहुत ही दूर है इस टाइम पे। देन आपका आता है डेट जीडीपी रेशियो। सो बेसिकली आपका जो टारगेट है वो ये है कि हम 40% डेट जीडीपी रेशियो अचीव कर लेंगे बाय 2024 टू 25। तो ये जो टारगेट है वो बहुत ज्यादा मिस हो गया। करंटली हमारी डेट जीडीपी रेशियो इज 85%। सो प्लीज नोट दैट द फिस्कल डेफिसिट एंड डेट जीडीपी रेशियो आर हाई, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा बोरो करा है कोरोना वायरस की नीड्स को मीट करने के लिए। लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल बंद हो गई थी। तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट का ये बोरो करना जरूरी था, जिस वजह से ये दोनों जो है बहुत ऊपर चले गए। फिर लेकिन ये सब होने के बाद भी गवर्नमेंट बोलती है कि हम अभी भी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो अचीव करेंगे। हम इस टारगेट को अचीव करेंगे और 2024-25 तक हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन के दिखाएंगे। अब हम देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी को अगर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो वो कैसे बन सकती है। सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी की क्या स्ट्रेंथ है? एक तो ये है कि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बहुत हाई है इस टाइम। सो बेसिकली डेमोग्राफिक डिविडेंड का मीनिंग वो है जो पॉपुलेशन वर्किंग ग्रुप में है। तो 15 से 64 ईयर्स की जो पॉपुलेशन है वो यूजुअली लेबर मार्केट में जाती है। दे अर्न, दे सेव एंड हमारी इकोनॉमी जो है इन लोगों के बेसिस पे ही चलती है, बाकी पॉपुलेशन तो डिपेंडेंट है। इस टाइम पे इंडिया की वर्किंग एक पॉपुलेशन बहुत ही बूम पे है और हमारे पास एक ह्यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड है जिसका फायदा उठा के हम ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। देन हमारी जो इनकम्स है वो राइज कर रही है, हमारा मार्केट साइज बहुत बड़ा है।
तो बहुत सारी बाहर की कंपनियां इंडिया में लोकेट करना चाहती है, इंडिया में प्रोड्यूस करना चाहती है, क्योंकि इट इज इजी कि बहुत ज्यादा जो मार्केट साइज है उसको प्रोवाइड करे लोग, तो इतनी डिमांड है, इतनी पॉपुलेशन है, तो दे विल बेनिफिट। तो इस चीज का फायदा उठाकर भी हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है अचीव कर सकते हैं। देन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा डिजिटल है, एज कम्पेयर टू दैट इंडिया डिजिटल नहीं है। हमारी जो गवर्नेंस है सारी पेपर वर्क है, अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑन पेपर्स होती है। तो जैसे ही हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ मूव करेंगे, जैसे ही हम कंप्यूटराइजेशन की मूव करेंगे, प्रोडक्टिविटी में बहुत ही सिग्निफिकेंट बूम आएगा। तो वो जो पोटेंशियल अभी लाई कर रहे हैं, दैट कैन बी वन पिलर जिसके बेसिस पे हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है अचीव कर सकते हैं। तो ये थी 3 स्ट्रेंथ्स जिसके बेसिस पे इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव कर सकती है। तो नाउ वी मूव कि इंडिया को क्या क्या करने की जरूरत है टू अचीव दिस। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। इन्वेस्टमेंट किस चीज में? हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। वाई हाउसिंग? बिकॉज अगर हमारी पॉपुलेशन के पास एक सेफ सेटलमेंट ही नहीं होगी, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट देम कि वो प्रोडक्टिव हो? हाउ कैन वी एक्सपेक्ट देम टू अर्न? हाउ कैन वी एक्सपेक्ट देम टू बी इन अ डिसेंट लिविंग कंडीशन? तो एक सेफ हाउसिंग होना बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट ने अभी जब ये कोरोना वायरस हुआ उसके बाद बहुत सारे योजना भी चलाई हैं जिससे सबको एक सेफ हाउसिंग कंडीशंस जो है अर्बन एरियाज में ही जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनको मिलेगी। तो एक हाउसिंग में इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है इस $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनने के लिए। देन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंट्री का बैकबोन है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? आपकी जो रोड्स है उनमें इन्वेस्ट करना, आपके टेलीकॉम सेक्टर, आपके जितने ये जो टावर्स है, मोबाइल टावर्स हैं जहाँ से आपका नेटवर्क आता है, तो इनका होना, अच्छे मोबाइल सर्विसेज होना कितना जरूरी है एक इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए। आपका जो वाईफाई सर्विसेज है उनका अच्छा होना कितना जरूरी है। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। रोड्स और रेलवेज का अच्छा होना फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड पीपल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So this infrastructure plays a key role in the development of an economy. और ये दोनों चीजों के लिए बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है, गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, रोड्स बनानी है, दे नीड ह्यूज फंड्स। वो फंड्स कहाँ से आएंगे? तो हम बोलते हैं सबसे पहले ये आएंगे डिसइन्वेस्टमेंट। सो बेसिकली गवर्नमेंट की बहुत सारी पीएससीज है, गवर्नमेंट की बहुत सारी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, उनमें जो गवर्नमेंट का स्टेक है, जब गवर्नमेंट उसको सेल करेगी तो उससे रिसोर्सेज आएंगे। 2021 टू 22 का जो टारगेट है डिसइन्वेस्टमेंट का, दैट इज 1.75 लाख करोड़ रुपीस। तो गवर्नमेंट इस टारगेट को जो है अभी अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बहुत सारे रिसोर्सेज जो है इन्वेस्टमेंट के लिए वो जनरेट होंगे। देन वी हैव द टैक्सेस। So basically, हमारी tax GDP ratio is 17%, which is very low when we compare it to the developed economy. ये रेशियो बहुत लो है। So taxes दो तरह के होते हैं, एक आपका जो डायरेक्ट टैक्स है, एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। हमारा जो डायरेक्ट टैक्स है, जो इनकम टैक्स है, उसकी कलेक्शन बहुत लो है। उसका रीजन ये है, सिर्फ जो सैलरी क्लास है वो देते हैं ये टैक्सेस। सो बेसिकली इसमें बहुत ज्यादा कह लीजिए ब्लैक मनी है, मतलब इनकम रिपोर्ट नहीं होती। तो ये प्रॉब्लम्स है टैक्स, डायरेक्ट टैक्स के साथ। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि वी शुड शिफ्ट टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो बेसिकली जब हम जीएसटी में शिफ्ट करते हैं तो उससे रिसोर्सेज जनरेट होंगे, क्योंकि कोई भी जीएसटी को अवॉइड नहीं कर पाएगा। आप अगर कुछ कमोडिटी खरीदते हैं तो उसमें टैक्स ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आप उसको इवेड नहीं कर सकते, आप उसको हाइड नहीं कर सकते। लेकिन जो इनकम है आप उसको हाइड करके डायरेक्ट टैक्स अवॉइड कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है कि वी विल रिलाई ऑन जीएसटी, और इससे जो रिसोर्सेज आएंगे उसको हम इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे। उसके बाद सेविंग्स बढ़ाने की जरूरत है। तो जो लोग सेविंग्स करते हैं, जो आपकी जो स्कीम्स है सेविंग्स में, उनमें इंसेंटिव्स देने की जरूरत है। 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो पीएफ में हम पैसे लगाते हैं, तो ये सब सेविंग्स को बढ़ाने की जरूरत है, जिससे गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे और वो इन्वेस्टमेंट करेगी। देन बाहर से रिसोर्सेज की जरूरत है, एफडीआई, बाहर के जो फॉरेनर्स हैं उनको इन्वेस्ट करने की जरूरत है इंडिया में। देन एग्रीकल्चर इज अ सेकेंड पिलर। एग्रीकल्चर हमारी इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो बेसिकली हमारी जो मेजर वर्कफोर्स है, दैट इज 49% ऑफ द लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। लेकिन एग्रीकल्चर कितना जीडीपी जनरेट करता है? सिर्फ 14%, दैट इज वेरी लो। तो उस चीज को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाने की जरूरत है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने की जरूरत है। एंड फार्म लॉज रिसेंटली आए हैं, they are debatable कि अच्छे हैं बुरे हैं, we are not getting into that in this lecture, but if they are good for the economy, तो obviously anything that boosts the productivity of agriculture should be promoted.
देन वी हैव द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग की हम जब भी बात करते हैं तो पहला एफर्ट, पहली स्कीम जो हमारे माइंड में आती है दैट इज द मेक इन इंडिया कैंपेन। सो मेक इन इंडिया कैंपेन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन 25% ऑफ जीडीपी तक बढ़ाना चाहती है बाय द ईयर 2020 to 22, बट वी हैव नॉट येट अचीव दिस टारगेट। अभी तक वी आर क्लोज टू 20%। तो मेक इन इंडिया बेसिकली गवर्नमेंट प्रमोट कह रही है कि आप इंडिया में आइए, मैन्युफैक्चर करिए, और इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को भी हम बहुत कह रहे हैं कि आप फैक्ट्री लगाइए, आप प्रमोट करिए। उसके लिए हमारे पास स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया मिशन है जिसमें हम यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करते हैं। देन वी हैव द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स। वी हैव जोन्स जहां पर हम स्पेशल इंसेंटिव्स देते हैं मैन्युफैक्चरर्स को टू प्रोड्यूस। देन वी हैव द रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पीएसबी। सो बेसिकली जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो लोन्स प्रोवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरर्स को, जिससे जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ग्रो करते हैं। सो बेसिकली इन बैंक्स को रिसोर्सेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकैपिटलाइज दीज बैंक्स। इनमें रिसोर्सेज गवर्नमेंट जब डालेगी तभी ये जो बैंक्स है वो आगे लोन दे पाएंगे, एमएसएमईज को क्रेडिट दे पाएंगे, लार्ज इंटरप्राइजेस को क्रेडिट दे पाएंगे। ये सब स्कीम्स के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है मैन्युफैक्चरिंग में? एक तो लेबर लॉज बहुत रिजिड है, लैंड लॉज बहुत रिजिड है। सो बेसिकली फॉर एन एग्जांपल, अगर एक इंटरप्राइज 100 वर्कर्स से कम से ज्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉय कर रही है और उसको एक भी वर्कर को फायर करना है तो उसको इतना पेपर वर्क करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि हर इंटरप्राइज जो है वो छोटी बन के रह जाती है, कोई इंटरप्राइज बड़ी नहीं बनना चाहती। अगर आपके 99 वर्कर्स वो रखेंगे वो 100 पे नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसे ही वो 100 पे जाएंगे उनकी जो फॉर्मेलिटीज है वो बहुत बढ़ जाएंगी। तो अभी भी हम लेबर लॉज को रैशनलाइज करने की प्रोसीजर में है, हमने काफी कर भी दिया है। सो करंटली लेबर लॉज भी बहुत न्यूज में रहे थे। सो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजिंग देम। देन स्किल डेफिसिट है, इंडिया का यूथ इतना स्किलफुल नहीं है कि वो एम्प्लॉयबल है। सो very few people are employable in spite of being educated, so that is a skill deficit. Then ease of doing business, हर चीज का इतना पेपर वर्क है, जुडिशरी इतनी एफिशिएंट नहीं है। तो ये सब जो चीजें हैं वो मैन्युफैक्चरिंग को थ्रॉटल कर रही है इंडिया में, एंड मैन्युफैक्चरिंग इतना बूस्ट नहीं कर पा रहा है इंडिया में। देन वी हैव द सर्विसेज। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए सर्विसेज का बूम होना बहुत जरूरी है। ऑलरेडी बूम कर रहा है, 55% हमारा जीडीपी सर्विसेज सेक्टर से आ रहा है, काफी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। तो इसके लिए सर्विसेज के लिए एक एक्शन प्लान स्टार्ट किया था जिसमें 12 सर्विसेज को हमने चैंपियन सर्विसेज बनाया था, और इसमें गवर्नमेंट ने इनकी प्रमोशन के लिए 5000 करोड़ जो है वो एलोकेट हुए थे। ये सर्विसेज कौन सी है? आई हैव अ लिस्ट हियर, आईटी, आईटीईएस, दीज आर द सर्विसेज। तो सर्विसेज को बढ़ाया जाए, इन सर्विसेज को प्रमोट करा जाए और इन्हीं सर्विसेज के एक्सपोर्ट भी किए जाए, तो इंडिया कैन बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024 to 25। अब एक्सपोर्ट्स की बात करें तो बहुत ही अजीब बात है, बट कोविड के बाद एक्सपोर्ट्स हैव बीन राइजिंग। सो ऐसा क्यों है? सो बेसिकली एक तो ये है कि हम चाइना से दूर जा रहे हैं आफ्टर कोरोना वायरस, तो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिली है उस वजह से। प्लस द अदर थिंग्स आर कि गवर्नमेंट ने इतनी ज्यादा स्कीम्स इंट्रोड्यूस करी है, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि आओ आप इंडिया में आओ और मैन्युफैक्चर करो और एक्सपोर्ट करो उसको। एक्सपोर्टर्स को जीएसटी रिफंड्स मिल रहे हैं। सो ये सब चीजों से हमारे एक्सपोर्ट जो है वो कोविड के बाद बढ़े हैं। ऑल्दो टेक्सटाइल, लेदर, इन सब के एक्सपोर्ट जो है दे हैव गॉन डाउन। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम उन सेक्टर्स को भी ध्यान दें जो इंडिया की लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। सो बेसिकली वी हैव टू मेक लॉजिस्टिक्स मोर एफिशिएंट। सो आपके जो शिपिंग होती है और जो बॉर्डर टाइम इतना ज्यादा लगता है तो उसको कम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर शिपिंग में इतना टाइम लग रहा है, इतने रिसोर्सेज जा रहे हैं, तो एक्सपोर्ट्स बहुत इनएफिशिएंट और बहुत ही एक्सपेंसिव बन जाते हैं। देन पावर टैरिफ। सो बेसिकली फैक्ट्रीज को ऑपरेट करने के लिए पावर चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वो टैरिफ्स अगर नहीं रैशनल, अगर नहीं कम, तो वो बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में भी हिंडरेंस करते हैं और एक्सपोर्ट्स में भी हिंडरेंस करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर चुके हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सपोर्ट्स एज वेल। लेबर लॉस की भी हम बात कर चुके हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज फॉर एक्सपोर्ट्स। क्योंकि कोई मैन्युफैक्चर करेगा तभी तो उसको एक्सपोर्ट करेगा, मैन्युफैक्चर ही नहीं होगा तो एक्सपोर्ट क्या होगा। देन टाइमली क्रेडिट। सो बेसिकली अगर किसी को क्या होता है कि ये सब चीजें क्रेडिट पे चलती है, मुझे पहले प्रोड्यूस करना पड़ेगा, पेमेंट तो बाद में आएगी, तो वो क्रेडिट मिलना फ्रॉम बैंक्स बहुत जरूरी है। इसको पीएसबी का रिकैपिटलाइज होना, उनमें रिसोर्सेज डालना गवर्नमेंट का बहुत जरूरी है। देन योर जीएसटी फंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइमली मिले। रीजनल एग्रीमेंट्स जो है वो प्रमोट करते हैं हमारे एक्सपोर्ट्स को। देन सर्विस एक्सपोर्ट्स
should also be strengthened. फिर हमारे पास एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आता है जो हम गवर्नमेंट बोलती है टू अचीव $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जरूरी है, दैट इज इंडस्ट्री 4.0. दिस इज द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. सो बेसिकली हम इसमें कह रहे हैं कि हम डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव करेंगे. सो बेसिकली हर गवर्नमेंट ऑफिस में क्या होगा, सब कुछ कंप्यूटराइज होगा, सब कुछ ऑटोमेटेड होगा. वी विल गो देयर, आपका रिकॉर्ड होगा, यू गिव योर नेम, सब रिकॉर्ड्स आ जाएंगे. आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं कलेक्ट करने पड़ेंगे, वो वहां पर जाके डॉक्यूमेंट सर्च नहीं करेंगे. एवरी रिकॉर्ड विल बी ऑन कंप्यूटर. सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस. और जैसे ही हम इसमें मूव करेंगे हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी का टाइम बहुत सेव होगा, एफिशिएंसी बहुत बढ़ेगी, हर चीज के फ्रॉड्स बहुत कम होंगे. तो ये जो रेवोल्यूशन है इसको हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोल रहे हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस फील्ड में भी बहुत सारे स्किल प्रोफेशनल्स जो है मिसिंग है. हमारे पास लोग नहीं है जो इसको कैरी आउट कर पाए. अभी भी कंप्यूटर चलाना हर किसी को नहीं आता इंडिया में. सो दिस इज वन थिंग. जब हम इंडस्ट्री 4.0 अचीव कर लेंगे वी विल मूव टुवर्ड्स द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी टारगेट. अब पोस्ट कोविड क्या क्या चैलेंजेस हैं इस टारगेट को अचीव करने के लिए, क्या चीजें जरूरी है कोविड के बाद भी हम अचीव करने पाए. तो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर हम डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स को अचीव कर लें जो बहुत ही एम्बिशियस है, हम अगर प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा आगे लाए और ये रिसोर्सेज रेज कर ले, दैट इज वन थिंग. फिर आपका NIP है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन. अगर गवर्नमेंट उस एम्बिशियस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाए जो उसने प्लान किया है, तब कोविड के बाद भी हम ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव कर सकते हैं. देन कोविड के बाद आपका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बहुत बात आ गई है. पहले हम हेल्थ की बात नहीं करते थे, बट अब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा होना बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर थर्ड वेव आए, फोर्थ वेव आए, तो हम हेल्थ के माध्यम से उसको डील कर पाए और हमारी ये जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी टारगेट है उसमें कुछ प्रॉब्लम ना आए. देन आपके टैक्सेशन रिफॉर्म्स जो मैंने आपको बताया कि GST में कैसे शिफ्ट करना चाहिए और कैसे कट करने चाहिए डायरेक्ट टैक्सेस, वो जरूरी है. लेबर रिफॉर्म्स की हम बात कर चुके हैं. फार्म लॉज अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं तो दे शुड डेफिनेटली कम. So this was the $5 ट्रिलियन economy. Do let me know in the comment section if you think that India achieve a $5 ट्रिलियन economy. आपको लगता है कि is it possible? So do share your comments in the comment section, and if you have any doubt do let me know in the comment section. Thank you so much.